गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दिनेश पांडे एंड वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे का आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक, तो एमसीक्यू के लिए रेडी। और जो क्वेश्चन मैं आज बताते जा रहा हूँ ये एकदम करंट लेवल भी है और इससे क्वेश्चन ऐसे हो सकें कि आ सकें और क्वेश्चन हमसे जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आएगा, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा। तो सारी चीज़ें आज यहाँ पर रखा हुआ हूँ मैं, और उसको देखिएगा, उसको समझिए, उसको नोट करते चलिए, आंसर को नोट करते चलिए ताकि वो चीज़ आपको याद भी रहे और क्वेश्चन भी समझते हुए चलिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन अपना कि आरबीआई के अनुसार, ठीक, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया, मतलब कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। तो आरबीआई के अनुसार, अभी जो आरबीआई की रिपोर्ट आई उसके अनुसार महाराष्ट्र को पछाड़ करके गुजरात आ गया है आपका पहले नंबर पे। तो गुजरात जो है आरबीआई के अनुसार सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। ठीक, एट द प्रेजेंट पहले महाराष्ट्र था, अब आ गया है गुजरात। ठीक, तो कौन सा आंसर होगा इसका? गुजरात। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, वर्तमान में भारत के कुल आयात में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है? तो पूछ रहा है कि क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल में इंपोर्ट का टोटल कितना परसेंट है इंडिया का। तो लगभग ये 80% है, 84% है लगभग। ठीक, कितना परसेंट है? लगभग 84% जाएगा ये। तो 84% के अनुसार भारत का अभी जो क्रूड ऑयल है और प्रोडक्ट है कितना इंपोर्ट होता है? टोटल 70% से ऊपर, 84% जाएगा लगभग। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका 70% से ऊपर, 52 से 56, 6 से 21 और 27 से 33। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70% से ऊपर जाएगा ये। तो वर्तमान में अगर एग्जैक्ट प्रेजेंट पूछेगा तो एग्जैक्ट कितना जाएगा आपका? 84%। ठीक, चलो नेक्स्ट। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, मतलब सोलर पावर कैपेसिटी 2021 में कितना परसेंट रखने का मतलब टारगेट है भारत का? तो लगभग अगर अपन एनर्जी सेक्टर देखते हैं तो लगभग 175%, मतलब 175 गीगावाट इतना एनर्जी अपन को क्या करना है, मतलब बनाना है, मतलब इतना एनर्जी रखना है अपने देश में जिसमें 100 गीगावाट किसका होगा? सोलर का होगा। सोलर एनर्जी का 175 में कितना हिस्सा? 100 गीगावाट का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया। कब? 2022 तक। टोटल ओवरऑल बोलेगा तो 175 है, और केवल सोलर पावर का बोलेगा तो ये आ जाएगा आपका 100 गीगावाट का। ठीक, नेक्स्ट। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा मोटिव भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर मौजूद है, मतलब 2000 रुपए का जो नोट है उसमें क्या, उसका सिंबल क्या है? तो 2000 के नोट का सिंबल रखा गया है मंगलयान। क्या सिंबल रखा गया है? मंगलयान रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? मंगलयान। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा भारत ने प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? तो कॉमन सेंस है, पहले ही ऑप्शन देख करके आपको आंसर पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है इसमें से? जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। फिर भारत सबसे ज्यादा सोना किस देश से आयात करता है, मतलब किस देश से भारत सबसे ज्यादा क्या करता है? इंपोर्ट करता है। कौन सा? गोल्ड। तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं कहां से? स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हैं। किसको? गोल्ड को। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। याद करते चलो क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और यही छोटे मोटे क्वेश्चन ही क्या होते आते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने हाल के वर्षों के दौरान भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया है, मतलब कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ है? ठीक है ना, तो कौन सा सेक्टर पूछ रहा है? तो 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर आ जाएगा आपका? तो सबसे ज्यादा सेक्टर जिसमें एफडीआई हुआ है वो है सर्विस टैक्स में। किसमें? सर्विस सेक्टर में, सॉरी टैक्स बोल रहा हूं, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई किया गया है। ठीक है, क्लियर। और सर्विस सेक्टर में तो बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे आपके।
फिर उसके बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है, मतलब IMPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो IMPS इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट, IM का इमीडिएट, P से पेमेंट, S से सर्विस, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको लागू किया था RBI। ठीक, इसके लिए नियम बनाने थे मगर इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है अभी। क्लियर, तो IMPS का फुल फॉर्म होता है जिसमें IM का मतलब होता है इमीडिएट, P से मतलब होता है पेमेंट और S से मतलब होता है सर्विस। RBI के द्वारा शुरू किया गया था ये। ठीक, फिर उसके बाद भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया, मतलब जो हमारा नया सिंबल है मुद्रा का उसको किस वर्ष अपनाया गया, तो इसको दिया था उदय कुमार नामक एक व्यक्ति ने। ठीक, और उसने ये जो सिंबल है, ठीक, उदय कुमार ने जो सिंबल दिया था ये आया था आपका 15 जुलाई सन 2010 को। तो 15 जुलाई सन 2010 से हमने जो नया नोट आया है और उसका जो सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल है ना, ये ऐसा वाला सिंबल। ठीक, तो ये डी उदय कुमार ने दिया था, डी उदय कुमार ने दिया था इस सिंबल को और ये दिया था 15 जुलाई सन 2010 को। तो नया मुद्रा का प्रतीक कब आया, 15 जुलाई 2010 को आया। ठीक, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली 100 अरब डॉलर की IT कंपनी है, तो भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत की फर्स्ट 100 अरब डॉलर मतलब 100 बिलियन डॉलर की IT कंपनी बनी है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मगर फिर भी बता देता हूं, आंसर है इसका कौन सा, इंफोसिस। इंफोसिस नारायण मूर्ति का है। ठीक, ओके, मतलब 2-3 दोस्त मिलकर के इस कंपनी को खोले थे। इंफोसिस के बारे में एक ये है कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी, मतलब नारायण मूर्ति ने इसे एक कमरे में खोला था और यहाँ पर उन्होंने, मतलब जब उनको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अचानक से कोई इतना महान या इतना बड़ा या इतना अमीर नहीं बन जाता। ठीक, तो जब उन्होंने कंपनी शुरू की थी तो एक कमरे में पूरा ऑफिस था इनका, और यहाँ तक कि उनको जब जो स्टाफ उन्होंने रखा हुआ था तो उस स्टाफ को भी जो उनको सैलरी देना था तो उनको अपनी बीवी का गहना तक बेचना पड़ा था स्टाफ को सैलरी देने के लिए, जब शुरुआत में इस कंपनी को खोला गया था तब। ठीक, बंदा अपना जॉब छोड़ करके, ठीक, कंपनी स्टार्ट किया और कंपनी स्टार्ट किया तो शुरुआत में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और ये जो सैलरी भी इनको जो देना पड़ा ये अपनी बीबी का गहना बेच करके देना पड़ा। और आज ये कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 100 अरब डॉलर 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है। ठीक, तो मेहनत करोगे तो सफलता तो एक दिन आए एक दिन मिलेगी। ठीक, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उससे डर जाएं। अब जैसे अगले नेक्स्ट मंथ ही आपका MPPSC है, तो MPPSC है, ठीक है, कोई साल भर से तैयारी करता है, ठीक, और कोई 2-2 3-3 साल तैयारी करता है, मगर अगर आप एनालाइज करोगे तो 2-2 3-3 साल तैयारी करने वाला भी कभी प्री पास नहीं होता, मगर अचानक से 6 महीना साल भर जो तैयारी कर लेता है, ठीक है ना, वो पता चला वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। ठीक, मुद्दा ये है कि कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू आप स्टडी से लगे हुए हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि आप जिस एग्जाम को दे रहे हो एट द प्रेजेंट, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल पर उसने 2-3 साल में क्वेश्चन पूछा, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया और कितना डीप गया क्वेश्चन। जब तक आप इन चीजों का एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप इन चीजों का एनालाइज करके स्टडी नहीं करोगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप चाहे 5 साल से तैयारी करते रहो, आप 10 साल से तैयारी करते रहो, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि जैसे अभी 2022 में हो रहा है MPPSC प्री या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है 2022 में, तो आप 2021 और 20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व को उठाइए, उसको एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन आया, अगर कोई टॉपिक से आया तो सबसे ज्यादा कितना डीप गया है। इन सब चीजों का एनालाइज करके तैयारी की जाती है और सफलता तभी मिलती है, वरना ज्ञानी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, रट लो और ज्ञानी बन जाओ तो किसी काम का नहीं। जब आप उसको कहीं यूज नहीं करोगे, जब आप कुछ बनोगे ही नहीं, किसी पोस्ट पे नहीं हो और कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो ज्ञानी बन करके कोई साधु महात्मा बनने के लिए थोड़ा आदमी पढ़ाई कर रहा है ना। क्लियर, तो एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके स्टडी कीजिए। मुसीबत आती आने दो, बट आपको डटे रहना है। क्लियर,
ठीक है, क्लियर। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली 100 अरब डॉलर की आईटी कंपनी रही? तो कौन सी रही? इंफोसिस रही। ठीक, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद 2.5 लाख से अधिक वित्तीय लेन देन में प्रवेश करने वाली किसी संस्था को क्या अनिवार्य है? अगर 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप लेन देन कर रहे हो तो आपको क्या जरूरत है? किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे इंपॉर्टेंट पैन कार्ड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैन कार्ड। ये होगा तभी 2.5 लाख से ज्यादा क्या होगा? वैसे तो 50,000 से ज्यादा भी अगर बैंक में पैसा जमा करने जाओगे तो भी आपको क्या लगता है? पैन कार्ड लगता है। तो 2.5 लाख है। क्लियर, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? पैन कार्ड। ठीक। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन को किस नाम से लॉन्च करने की घोषणा की? तो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है जो स्वदेश निर्मित है उसका नाम है वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम से? वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी लगभग 200-300 वंदे भारत एक्सप्रेस और चलाने की घोषणा की गई है, लगभग इसी आसपास है। तो जो भारत में ही निर्मित है, हाई सेमी स्पीड है, ठीक। और इसका जो भी टेक्निक है सब कहाँ से है? देश से ही है, मतलब स्वदेश निर्मित है। तो कौन सा ट्रेन है वो? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक। उसके बाद सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में FDI कितने % की अनुमति दी है? मतलब कितना % अपन LIC में FDI कर सकते हैं, या कोई दूसरी विदेशी कंपनी है अगर उसको LIC में FDI करना है तो कितना % तक कर सकती है? तो FDI किसको बोलते हैं? कि कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी नागरिक 10% या उससे अधिक इन्वेस्ट करेगा तो ही वो क्या कहलाता है? FDI कहलाता है। तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने LIC में भी FDI की मंजूरी दी है और ये रखा है उसका परसेंट 20% रखा है। कितना % रखा है FDI? 20% अनुमति दिया है FDI के लिए। किसमें? LIC में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, करेंट लेवल है ये। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 2022 में एक योजना लागू की गई है जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए था। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास में भी एक स्टेट है जिसका नाम है मिजोरम। ठीक। तो मिजोरम के लिए ये योजना शुरू की गई। केवल मिजोरम नहीं था, और भी इसमें स्टेट इंक्लूड है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं सबके लिए है ये। ठीक। तो मगर विशेष रूप से मिजोरम के लिए वहां पर बांस आधारित रोड बनाया जाएगा। मतलब जंगल से लेकर के सड़क तक, शहर तक एक रोड बनेगी जो क्या करेगी? बांस के परिवहन में सहायता पहुंचाएगी। तो इसके लिए अभी हाल ही में 2022 के बजट में घोषणा किया गया और ये था PM डिवाइन योजना। उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन योजना, PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट पूरा नाम है इसका इंग्लिश में। PM डिवाइन का योजना का पूरा नाम है PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ये PM हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया, ये इनिशिएटिव हो गया, और ये N से नॉर्थ और E से ईस्ट। तो PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए PM डिवाइन योजना शुरू की गई। और खासकर इसमें सबसे पहले नाम मिजोरम का है, जिसमें बांस आधारित रोड बनेगा जो बांस के परिवहन में सहायता करेगा। ठीक। जंगल से बांस को काट करके शहर तक लाने के लिए उस रोड का निर्माण किया जाएगा। खाली बांस रोड के लिए नहीं, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, हेपेटाइटिस के इलाज के लिए, इन सारी चीजों की सुविधाओं की पूर्ति की जाएगी। और जो भी छोटे मोटे जो राज्य हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उनमें सड़क निर्माण भी क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। ठीक। तो इस योजना की क्या की गई? घोषणा की गई है। फिर उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022 किसने तैयार किया? तो आर्थिक सर्वेक्षण जब ये 22 वाला 21 आर्थिक सर्वेक्षण मतलब है तो 21 का, मगर 22 में तैयार हुआ है। तो जब इसको तैयार किया जा रहा था तो दिसंबर में जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति, ठीक है ना, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनका रिटायरमेंट हो गया, मतलब इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो जब वो नहीं थे और ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना था अपन को फरवरी माह में, और आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश होता है? बजट के एक दिन पहले, मतलब वो पेश होने से 2 महीने पहले ही रिटायर्ड हो गए थे। क्लियर। तो इस पूरे प्रोसेस को, चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देश में उसके अंतर्गत ही तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा। ठीक। पूरा का पूरा जिम्मा उन्हीं का ही होता है। तो ये पद खाली था 2 माह। तो उस समय प्रधान आर्थिक सलाहकार
और जितने भी स्टाफ वाले थे उन्होंने मिलकर के क्या किया, इस आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया। तो मुख्य नहीं थे क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो उनकी जगह में कौन था, एक उनका असिस्टेंट या उनसे छोटे पोस्ट वाला, इसको बोला जाता है प्रमुख। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख, आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारी। मगर आप ये याद रखिएगा कि ये तैयार नहीं करता है, मगर ये 2022 का पूछा है। अब 22 को जब तैयार किया जा रहा था तो ये व्यक्ति क्या हो गया था, रिटायर्ड हो गया था, इनका रिटायरमेंट हट गया था, ठीक है ना। तो 2 महीना पद खाली रहा, तो इनकी अनुपस्थिति में किसने तैयार किया, प्रधान आर्थिक सलाहकार और जितने भी आर्थिक विभाग के अधिकारी थे उन सभी ने मिलकर के इसको तैयार किया। तो इसका आंसर अभी होगा आपका ए, कि प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारी। ठीक, फिर उसके बाद भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया। ठीक तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया, तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था सन 1950 और 51 में। कब, सन 1950 और 51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, ठीक है ना। तो और 1950 में बजट का पेश किया था। तो 50 जो था ये हमारा संविधान लागू का दिन था, ठीक, मतलब इसी दिन संविधान लागू हुआ था 1950 में। और इसमें मतलब गणतंत्र हुआ था भारत, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण भी किसने पेश किया, जॉन मथाई ने ही पेश किया, ठीक है ना। क्लियर। 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बजट के दिन ही पेश होता था, मगर 1964 से अब इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश होता है। तो 1950 में जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था इसको बजट के दिन ही किसने प्रस्तुत किया था, जॉन मथाई ने पेश किया था, जो गणतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का बजट पेश किया। ठीक, चलो फिर उसके बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद में आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश करते हैं, बजट के एक कार्य दिवस पहले, मतलब बजट के एक दिन पहले, ठीक है ना। क्लियर। मतलब अगर आज कौन सी तारीख है, आज मान लो 25 तारीख है, ठीक है ना। तो अगर आज बजट पेश होना है तो 24 तारीख को क्या पेश होगा, इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, मतलब एक दिन पहले। ठीक, फिर उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का केंद्र बिंदु क्या था, मतलब मेन इसका फोकस किस पे था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का मतलब 22 का है, इसको पेश किया गया 22 में, मगर था ये किसका, 21 का, और 21 से पहले क्या आया, 20। तो 20 और 21 तो दोनों कोरोना में खत्म थे और इकोनॉमिक्स हमारी क्या हो चुकी थी, एकदम नीचे कैटेगरी में आ गई थी। तो मेन इसका जो लोगो था, जो इसका थीम था वो था चुस्त दृष्टिकोण, ठीक है ना। मेन ये था कि चुस्त एकदम अच्छे तरीके से क्या रखना, दृष्टिकोण को अपना के रखना, ताकि जो नुकसान भी हुआ है उसको भी एकदम नेगलेक्ट मारो। ठीक, तो चुस्त दृष्टिकोण इसका क्या था, मुख्य थीम था। ठीक, फिर आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक दस्तावेज है, गुड। रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को रेखांकित करती है, यह भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण उन सुधारों का सुझाव देता है जो विकास को गति देने के लिए किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो पहला है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक दस्तावेज है, पूरे साल भर का प्रस्तुत होता है। रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर की स्थिति को बताता है कि हाँ इस सेक्टर ये ज्यादा ग्रोथ किया, ये कम ग्रोथ किया, फिर उसी के हिसाब से क्या बनता है, बजट। आर्थिक सर्वेक्षण उन सुधारों को सुझाव देता है जो विकास की गति को आगे बढ़ाए। हाँ, जो अगर कोई सेक्टर वीक है तो पहले से बता देता है कि हाँ ये सेक्टर वीक है, तो फिर सरकार उस पर ज्यादा फोकस करके क्या करती है, उस हिसाब से बजट बनाती है, उसके लिए फंड देती है। तो इस हिसाब से क्या करता है, वो पहले से बताता है कि कौन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, कौन कम ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन किस लेवल पर होगी। तो इन सारी चीजों को क्या बताता है, इकोनॉमिक सर्वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही है, ठीक है ना। मतलब ये सभी काम होते हैं इसमें। क्लियर। ठीक,
फिर उसके बाद 2020-21 में जीडीपी कितने प्रतिशत अनुबंधित है, याद रखिएगा ये करंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 2020-21 में जीडीपी कितना 7.3%। यही सब क्वेश्चन पूछता है, छुटपू छुटपू टाइप का क्वेश्चन यही सब पूछता है वो, ठीक है। तो जीडीपी कितना 7.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है, तो 2023 के लिए रखा है 8 से 8.5%, ठीक है ना। और ये कौन रखा है, IMF के द्वारा, ठीक, 8 से 8.5%, ठीक, क्लियर। ये IMF भी रखा है अपना, और इसको भारत सरकार भी रखा है, ठीक। दोनों के दोनों सोचे हैं कि हाँ इतना इतना होगा, मगर यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 8.5%, ठीक। चालू वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र के कितने परसेंट तक बढ़ने का अनुमान है, तो चालू वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र का कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान है, तो 8.2% की तरफ से क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा, 8.2% के लेवल से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा ये, ठीक। ये भी एकदम करंट क्वेश्चन है आपका। फिर उसके बाद कितने भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है, तो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाली मतलब हाई लेवल स्टार्टअप जो भी कंपनी है, जो नए नए स्टार्टअप, क्या होता है स्टार्टअप, वो होता है कि कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी जो अभी अभी शुरू हुई हो, स्टार्ट की हो, अपना बिजनेस स्टार्ट की और वो एकदम अचानक से ग्रोथ कर दी हो, ठीक। मतलब यूनिकॉर्न मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो गई हो, बढ़ गई हो अचानक से, ठीक है ना, उसका ग्रोथ ज्यादा हो गया हो, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी पहुंच आ गई हो, तो ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो भारत की कितनी कंपनी है जिन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, तो भारत की 44 कंपनियां हैं जिन्हें किसका दर्जा मिला गया है, यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है, ठीक। ओके, तो जितना क्वेश्चन मैं आपको बताया, ठीक, उसको अच्छे से उसको एकदम अच्छे से देखिए, रीड कीजिए, और उसमें छोटे छोटे जो भी जैसे जीडीपी पूछा है, ठीक, जैसे कौन प्रस्तुत किया ये पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक। इकोनॉमिक्स से वैसे भी 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं, ज्यादा क्वेश्चन आने हैं नहीं इसमें, ठीक है। तो आपके लिए जितना आपको बताया गया है आप उतना एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़िए, ठीक, और उसको एनालाइज कीजिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स में तो कमेंट्स करिए, बताइए मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। बट ज्यादा फोकस करंट लेवल पर देना है इकोनॉमिक्स को लेकर के, ठीक है, और खासकर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के। भले सिलेबस में ना हो मगर फिर भी इन चीजों को नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहीं से ही 1-2 क्वेश्चन आ गया तो करंट लेवल पर चल देगा, तो आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। आप उसमें दाव पत्ती नहीं लगा सकते कि इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक था ही नहीं, क्योंकि करंट लेवल पे पूछ सकता है उसको, क्लियर। तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित एमसीक्यू था, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से रीड कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, क्लियर। चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।